हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा मैश एनालिसिस से रिलेटेड लेक्चर सीरीज कंटिन्यू किए हुए हूँ। तो आज मैं मैश एनालिसिस अप्लाई करूँगी ऐसे सर्किट्स पर जिस पर करंट सोर्स है। इसका जो एक ट्रिकी या इजीनेस है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी तुरंत ही, तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो पाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि करंट सोर्स होने पर मैश एनालिसिस अप्लाई करना बहुत इजी है, बहुत ही आसान। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। ये एक सर्किट मैंने लिया है जिसमें 4 विंडोज़ मुझे दिख रही है और 2 वोल्टेज सोर्सेस है और एक करंट सोर्स है और बाकी सारे एलिमेंट रेजिस्टेंसेस है। तो इन 4 विंडोज़ की वजह से मुझे 4 लूप्स होने की वजह से मुझे 4 लूप करंट्स एज्यूम करने पड़ेंगे, कैसे भी करके, ठीक है, करना ही करना है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स होंगे, मतलब 1 2 3 4 लूप्स की वजह से I1 I2 I3 और I4 रिस्पेक्टिवली होंगे ही। तो सर्किट को देखकर ही मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो मैंने I1 लिया है वो मैं ऐसे फ्लो करते हुए दिखा रही हूँ, I2 को मैं ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करते हुए दिखा रही हूँ, I3 को मैं ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो होते हुए दिखा रही हूँ और I4 को भी क्लॉकवाइज फ्लो होते हुए दिखा रही हूँ। इस लूप में इन चारों में कॉमनली I1 बह रहा है, इन तीनों में कॉमनली I2 बह रहा है, इन तीनों में कॉमनली I3 बह रहा है, इन तीनों में कॉमनली I4 बह रहा है। मतलब इस ब्रांच में से I4 बह रहा है जो कि पहले से करंट सोर्स ने फिक्स करके रखा है। इसका मतलब हर हाल में मेरा I4 किसके बराबर है? 2 एम्पियर्स के। मतलब कितने हमें लूप करंट्स एज्यूम करने थे? 4 विंडोज थी तो 4 लूप करंट्स एज्यूम करने थे, पर एक करंट सोर्स होने की वजह से एक वेरिएबल हमको पहले से नोन हो गया है। पहले से नोन हो गया मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो गया। नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो गए मतलब क्या हुआ? हमारा सम सॉल्व करना और आसान हो गया। क्यों? क्योंकि 4 वेरिएबल्स है तो 4 इक्वेशन होती ही होती, तभी हम 4 वेरिएबल्स को सॉल्व कर पाते। पर चूंकि अब 4 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल हमें पहले से पता है तो हमारी 3 इक्वेशंस होनी चाहिए जो कि 3 वेरिएबल्स I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल के हमें देगा, ठीक है। अब ये तो सारी चीजें होगी जनरल वाली। सर्किट को देखकर मैं क्या मेकआउट कर सकती हूँ, क्या समझ सकती हूँ उसकी बात। अब पूछा क्या गया है टू फाइंड में, सपोज मुझे पूछा गया है पावर डिलीवर्ड बाय 2 एम्पियर्स करंट सोर्स और साथ में मुझे कहा गया है वोल्टेज अक्रॉस 6 ohms और मुझे कहा गया है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohms। ये मुझसे कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए। तो ठीक है, अब मैं मैश एनालिसिस अप्लाई करती हूँ। 4 लूप्स दिए हुए हैं तो चारों पर 1 बाय 1 मैं मैश इक्वेशंस लिखूंगी। सबसे पहले मैं लूप 1 पर लिखती हूँ। क्या रूल है? इक्वल टू के इस तरफ हम वोल्टेज सोर्स की क्वांटिटी लिख देंगे और इक्वल टू के दूसरे साइड में I1 करंट जिन जिन रेजिस्टेंसेस से फ्लो हो रहा है उन सारे रेजिस्टेंसेस का एडिशन, तो ये 6 + 4 10 + 1 11 I1 आ जाएगा। और जिस लूप पर मेश इक्वेशन लिख रहे होते हैं उस लूप के लूप करंट को हम हमेशा प्लस साइन के साथ ही लिखते हैं। नेक्स्ट फिर मैं नेबरिंग लूप्स की बात करूंगी। तो नेबरिंग लूप का लूप करंट यहाँ पे कौन सा? I2 किस में से बह रहा है? 6 ohms में से, जो लूप 1 में एग्जिस्ट करता है। I2 I1 के रिस्पेक्ट में कैसे फ्लो हो रहा है? I1 जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है। I2 जो फ्लो हो रहा है वो ऊपर से नीचे I1 फ्लो हो रहा है और I2 जो फ्लो हो रहा है वो नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है। मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है तो हम क्या साइन लगाएंगे I2 की टर्म के साथ? माइनस। तो टर्म बनेगी 6I2 क्योंकि वोल्टेज जो होगा वो रेजिस्टेंस इनटू करंट ही होता है और साइन जो है वो करंट की डायरेक्शन 6 ohms में से दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन आ जाएगा। तो ठीक है, वो हमने लगा दिया। अब साथ में हम यहाँ पर इस लूप के साथ कोई कनेक्शन है क्या? इंटरकनेक्शन फर्स्ट लूप का कोई कनेक्शन नहीं है तो हमारे पास I3 की कोई टर्म नहीं आने वाली है। क्या I4 की टर्म आएगी? आएगी। क्यों? क्योंकि 4 ohms फर्स्ट लूप और फोर्थ लूप दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहा है। तो मेरी टर्म जो फोर्थ बनेगी I4 की वो 4I4 बनेगी।
ठीक है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो फिर से I1 की डायरेक्शन 4 ohms में से राइट टू लेफ्ट है और I4 की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेचुरली यहाँ पे ये जो वैल्यू बनेगी वो -4I4 बनेगी। मेश इक्वेशन में हर टर्म वोल्टेज की ही होती है क्योंकि वो डिराइव होती केवीएल इक्वेशन से, और केवीएल इक्वेशन का भी बेस ये है कि वोल्टेज का अलजेब्रिक सम एक लूप के अक्रॉस जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब जब मुझे I4 की वैल्यू पहले से मालूम है 2 एम्पियर्स, तो मैं I4 की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो ये वाली फर्स्ट मेश इक्वेशन टर्न हो जाएगी 10 = 11I1 - 6I2 - 4 × 2, मतलब 11I1 - 6I2 हो है, ये गलती से I4 लिखा हुआ है, I2 - 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ 18 10 और -8 को इधर लाएंगे तो 10 + 8 18 हो जाएगा, 11I1 - 6I2 हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं, मैं क्रैमर्स रूल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन वाला रूल यूज़ कर रही हूँ। वजह कुछ नहीं है, मैं एक नए तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, इक्वेशंस को सॉल्व करना बता रही हूँ, जो आप मैथ्स में सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मेरा बताने का तात्पर्य है कि एक के बाद एक हम कोई भी मैथ्स की मेथडोलॉजी जो एप्लीकेबल हो सकती है हम यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्रैमर्स रूल बताया था 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकाल ले रही हूँ, 18 + 6I2 / 11, ऐसे करके ये मेरी I1 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम लूप 2 पर मेश इक्वेशन लिख रहे हैं या लूप इक्वेशन लिख रहे हैं। अभी मैं आगे जैसे ही मेश एनालिसिस मेरा कंप्लीट हो जाता तो मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड, कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड डेफिनेशंस डिस्कस करूंगी, तो तब आपको लूप और मेश और सारे डिफरेंसेस मैं बता दूंगी। अभी तो ये समझे कि लूप और मेश एक ही चीज़ है। अब मैं लूप इक्वेशन जो है वो लूप 2 पर लिख रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे LHS में लिखने के लिए कोई वोल्टेज सोर्स है क्या? कोई नहीं है, तो LHS में मैं 0 लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले I2 की ही वैल्यू लिख देती हूँ प्लस साइन के साथ, क्योंकि इस लूप के लूप करंट के साथ प्लस साइन ही आएगा, तो मैंने प्लस I2 लिख रही हूँ। साथ में जितने रेजिस्टेंसेस में से I2 बह रहा है उन सबका एडिशन, तो 6 + 5 11, 11 + 2 13, तो 13 I2 लिख दिया। अब मैं I1 की टर्म लिख लेती हूँ नेबरिंग लूप की, तो वो होगी नेचुरली, यहाँ पर -6I2 बना था ना, तो वहां पर -6I1 बनेगा। ठीक, और I2 का थर्ड लूप के साथ भी इंटरकनेक्शन है 2 ohms के थ्रू, तो अब हम 2 × I3 की टर्म लिखेंगे, लिख दी 2 × I3। अब चेक करो कि I3 2 ohms में से I2 के अपोजिट बह रहा है कि सेम डायरेक्शन में बह रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। I2 कैसे बह रहा है? ऐसे, और I3 कैसे बह रहा है? ऐसे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, तो मुझे ये टर्म 2I3 की टर्म मुझे माइनस साइन के साथ ही लिखनी पड़ेगी। लिख ली। अब हमारी पूरी इक्वेशन हो गई 0 = -6I1 + 13I2 - 2I3, और मैं इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे रही हूँ। अब मैं लूप 3 पर मेश इक्वेशन लिख लेती हूँ। ये लूप 3 है, फिर से सर्च करो क्या कोई वोल्टेज सोर्स है लूप 3 में? है, कौन सा है? 5 वोल्ट्स का, तो LHS साइड में हम 5 लिखेंगे। अब 5 के साथ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, किस पर डिपेंड करेगा? वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि लूप 3 में जो एज्यूम लूप करंट I3 है, क्या वो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से निकल रहा है कि निगेटिव पोलैरिटी से। तो देखेंगे कि I3 की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब 5 वोल्ट्स के निगेटिव पोलैरिटी से I3 करंट निकल रहा है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? -5I3, -5 लिखेंगे। ठीक है, और इक्वल टू कोई और वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो इक्वल टू, अब मैं I3 की टर्म पहले लिख लेती हूँ प्लस साइन के साथ, वो लिख ली। I3 किस किस में से बह रहा है? 2 ohm और 3 ohm से, तो 3 + 2 5, तो 5 × I3 की टर्म पहले लिख ली प्लस साइन के साथ। I3 का कनेक्शन फर्स्ट लूप से है क्या? नहीं। I3 का कनेक्शन सेकेंड लूप से है क्या? है। कितना? 2I2 से टर्म लिखेंगे, लिख ली 2I2 से, और सेकेंड लूप के लिए -2I3 टर्म थी, तो यहाँ पर टर्म बनेगी -2I2, तो ठीक है, वो भी लिख ली। अब इसका कनेक्शन क्या फोर्थ लूप से है क्या? है। 3 ohms में से I4 करंट भी बह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ही बह रहा होगा, आप देख सकते हैं। I4 ऐसे बह रहा है और I3 ऐसे बह रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है।
तो टर्म क्या बनेगी, 3i4 माइनस साइन के साथ -3i4। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेती, तो -5 इज इक्वल टू -2i2 प्लस 5i3, और i4 की जगह फिर क्या हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे, 2 एम्पियर सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो ये टर्म बन जाएगी -3 × 2 6। अब पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो -5 प्लस 6 -2i2 प्लस 5i3। अब मैं यहाँ पर जैसे i1 के का एक्सप्रेशन मैंने i2 की टर्म्स में फाइंड आउट किया, वैसे ही मैं i3 का एक्सप्रेशन भी i2 की टर्म्स में यहाँ से फाइंड कर लेती हूँ, जो कि 1 + 2i2/5 है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन क्या करूँगी, मेरी i1 की वैल्यू भी i2 के टर्म्स में, i3 की वैल्यू भी i2 की टर्म्स में, और i2 तो i2 है ही, तो i1 और i3 दोनों को मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो पूरी इक्वेशन जो होगी इक्वेशन नंबर 2 वो i2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक है, सब्सटीट्यूट i1 एंड i3 इन इक्वेशन 2। तो सब्सटीट्यूट के लिए 0 इक्वल टू -6 i1 की जगह 18 + 6i2/11 हो जाएगा, प्लस 13 i2 -2 i3 की जगह 1 + 2i2/5 हो जाएगा। पूरा सॉल्व किया, यहाँ पे -6 × 18/11, यहाँ पे -6 × 6/11 i2 प्लस 13 i2 -2 × 1/5 मतलब -2/5, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 2 × 2 4/5 i2, ऐसा पूरा सॉल्व किया। सबको डेसिमल में ले लिया, 10.22 इज इक्वल टू 8.93 i2 आ रहा है। i2 की वैल्यू 1.14 एम्पियर्स है। जैसे ही i2 की वैल्यू आती है मैं i1 भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, i3 भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अब मैं बोर्ड रब करके आगे का सम सॉल्व कर, तो अब आगे का देख लेते हैं हम। i1 की वैल्यू हमारी 1.14 आई थी, तो अब उसकी मदद से हम i1 फाइंड आउट कर लेते हैं और i3 फाइंड आउट कर लेते हैं। i1 जो है वो 18 + 6i2/11 है, तो i2 की जगह 1.14 सब्सटीट्यूट किया तो i1 की वैल्यू 2.258 एम्पियर्स आई। i3 की वैल्यू जो थी वो 1 + 2i2/5 थी, तो i2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे 0.656 एम्पियर्स आई। अब जब हमारे पास i1, i2, i3 और i4 सारे लूप करंट्स का मैग्नीट्यूड आ चुका है, तो हम कुछ भी पता कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं इस वाले। तो हमें जो पूछा गया है, एनालाइज करने को कहा गया है, वो पावर डिलीवर्ड बाय द 2 एम्पियर्स करंट सोर्स, साथ में 6 ohms के अक्रॉस का वोल्टेज कहाँ है, 4 ohms में से बहने वाले करंट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक के बाद एक फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 एम्पियर्स के करंट सोर्स के अक्रॉस से पावर जो डिलीवर हो रही है वो 2 × उसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा। अब ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, कैसे पता करें। तो चलिए इसको पता करने के लिए हम KVL की मदद लेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका है, मैं ये वाले सर्किट को रीड्रॉ कर लेती हूँ, इस वाले लूप को, और यहाँ सारे मैं एक्सटेंशन शो कर देती हूँ कि ये सर्किट अभी इसके बियॉन्ड भी है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर्स, यहाँ 4 ohms और यहाँ पर 3 ohms रेजिस्टेंस लिया। हाँ, 4 ohms और 3 ohms में से जो जो करंट हमारे लूप करंट एज्यूम किए हुए बह रहे थे वैसे सारे शो कर दिए। तो नेट कर, और मैंने प्लस माइनस पोलैरिटी भी लगा दिए, मैं इसके अपोजिट भी पोलैरिटी लगा सकती थी प्लस माइनस की, कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने प्लस लेफ्ट में लिया 4 ohms की और माइनस राइट में लिया। उस हिसाब से i4 मुझे बड़ा मानना पड़ रहा है i2 से, क्योंकि i4 की डायरेक्शन को अगर मैं फॉलो करूं तो ये वाले प्लस माइनस आएंगे, और सेम ऐसा ही यहाँ पर i4 की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने 3 ohms में प्लस और माइनस साइन लगाया। तो i4 को मैं i3 से भी बड़ा मान रही हूँ और i4 को मैं i2 से भी बड़ा मान। तो इसे जब मैंने रीड्रॉ किया तो इसमें से बहने वाला करंट i4 - i2 है, और 3 ohms में से बहने वाला करंट i4 - i3 है। अब यहाँ पर मैं KVL लगा सकती हूँ, वही कॉन्सेप्ट कि लूप में एक तरफ से चलना शुरू करो, जो जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उसमें हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो टर्म के आगे प्लस होगा, और माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर V2A पॉजिटिव आएगा, क्योंकि B से A की तरफ मैं जा रही हूँ और करंट सोर्स के अक्रॉस के वोल्टेज को मैं V2 एम्पियर्स ऐसा नाम दे रही हूँ। चाहूँ तो मैं इसे VAB भी बोल सकती हूँ। तो B से A की तरफ जाने पे मैं V2A के पॉजिटिव की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ प्लस साइन दे दिया। फिर मैं 4 ohms के माइनस की तरफ जा रही हूँ तो मैं माइनस साइन लगा दूंगी, पर टर्म क्या होगी 4 × i4 - i2, क्योंकि मुझे वोल्टेज टर्म लेनी है। तो 4 × i2 - i2 जो i4 - i2 जो होगा ये वोल्टेज होगा 4 ohms के अक्रॉस का, और माइनस साइन लगाऊंगी। ऐसे ही 3 ohms के भी जब मैं यहाँ से यहाँ गई नीचे आई
तो 3 ohms के भी माइनस की तरफ जा रही हूँ, तो -3 इंटू इसमें से बहने वाला करंट मतलब I4 माइनस I3 ऐसा करंट हमने ले लिया। तो ये मैं इक्वल टू 0 करके ये मेरी केवीएल इक्वेशन हो गई। मैं इसे रीअरेंज कर रही हूँ, तो V2A इज इक्वल टू माइनस वाली टर्म RHS साइड में ले गई और I4 I2 I3 सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। पूरा सॉल्व किया तो मुझे ये कितना मिल रहा है, 3 वोल्ट्स मिल रहा है। मतलब करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो गया, 3 वोल्ट्स। अब मतलब करंट सोर्स कितनी पावर डिलीवर कर रहा होगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 वॉट्स की पावर डिलीवर कर रहा है। और ऐसा चाहूँ तो मैं 10 वोल्ट्स के अक्रॉस से भी डिलीवर्ड पावर, 5 वोल्ट से भी डिलीवर्ड पावर, किसी के भी अक्रॉस का पावर निकालना है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज और उसमें से बहने वाला करंट, ये दो का मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा। अगर मुझे 5 ohms के से डिलीवर्ड पावर निकालनी है, डिसिपेटेड पावर, ये डिलीवर नहीं करेगा क्योंकि ये कंज्यूमर है, तो ये पावर डिसिपेट करेगा। और ये तीनों जो है वो प्रोवाइडर है, एनर्जी प्रोवाइडर या फिर पावर प्रोवाइडर से, तो ये डिलीवर करेंगे और ये सब कंज्यूम करेंगे पावर को। तो पावर कंजम्पशन को पावर डिसिपेटेड बोला जाता है। पहले मेरे पुराने वीडियोस को भी रेफर करिएगा, उसमें मैंने यही टर्मिनोलॉजी यूज की है। तो पावर डिलीवर्ड भी निकालना है या पावर कंज्यूम भी निकालना है, कोई भी कंपोनेंट हो उसके अक्रॉस का वोल्टेज, उसमें से बहने वाला करंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सोर्स है तो पावर डिलीवर्ड निकल जाएगी, रेजिस्टेंस है तो पावर कंज्यूम निकल जाएगी या पावर डिसिपेटेड निकल जाएगी। ठीक है, अब मुझे पूछा गया 6 ohms के अक्रॉस का वोल्टेज। 6 ohms कौन सा है, ये फिर से मैं इसे रीड्रॉ कर लेती हूँ। इसमें से बहने वाले 2 लूप करंट से, एक I1 है ऊपर से नीचे और एक I2 है नीचे से ऊपर। ठीक है, नेट करंट मैं I1 माइनस I2 ब्रांच करंट बोल रही हूँ। अब मेरा ब्रांच करंट क्या हो गया, इन दोनों लूप करंट्स के सब्ट्रैक्शन से मुझे ब्रांच करंट मिल। I1 को मैं बड़ा ले रही हूँ, है भी बेटा 2.258 एम्पियर जो है 1.14 से बड़ा है, तो मैं I1 माइनस I2 ब्रांच करंट ले रही हूँ। अब ये ब्रांच करंट इंटू 6 जो होगा ये वोल्टेज दे देगा, तो उसका मैग्नीट्यूड 6.708 वोल्ट्स आ गया। अब 4 ohms में से बहने वाला करंट निकालना है, ये वाला लास्ट। फिर से मैंने 4 ohms को ड्रॉ कर लिया, इसमें भी 2 लूप करंट्स अज्यूम्ड वाले शो हो रहे हैं। एक I1 शो हो रहा है राइट टू लेफ्ट और एक 2 एम्पियर्स हो रहा है मेरे राइट टू लेफ्ट 2 एम्पियर्स से, जैसे मैं खड़ी हूँ उस हिसाब से, और मेरे लेफ्ट टू राइट में I1 है। ठीक है, पर है तो सब्ट्रैक्शन ही। कौन बड़ा है, I1 बड़ा है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 2.258 है, तो नेचुरली इसमें से बहने वाला करंट I1 माइनस 2 मतलब 0.258 एम्पियर्स होगा। इस तरीके से हम सर्किट को कैसे भी एनालाइज कर सकते हैं, मतलब कोई भी वोल्टेज, कोई भी करंट, कोई भी पावर निकाल सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को एक और तरीका बताऊंगी मेश एनालिसिस अप्लाई करने का, और उसके बाद मैं सुपर मेश का कॉन्सेप्ट लूंगी। और ये तीनों चीजें, आज का मेरा स्पेशल अटेम्प्ट क्या था, करंट सोर्स का इनकॉर्पोरेशन। सेकंड तरीका अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो में और लूंगी, उसमें भी मैं करंट सोर्स के होते हुए और एक तरीका बताऊंगी कि कैसे मेश एनालिसिस अप्लाई किया जाता है। उसके बाद मैं सुपर मेश का कॉन्सेप्ट लूंगी, और वो सुपर मेश का कॉन्सेप्ट भी करंट सोर्स के होने पर यूज किया जाता है मेनली, तो वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करूंगी लेक्चर पर। ये मेरा पहला तरीका था, इसलिए मैंने वहां पर लिखे थे 2 ways टू सॉल्व सच क्वेश्चन। सच क्वेश्चन मतलब करंट सोर्स के होने पर मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई करते, तो मैं 2 तरीके बता रही हूँ, और उसके बाद में सुपर मेश का भी तरीका बताऊंगी, वो भी आपका करंट सोर्स के होने पे मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई करते उस पर ही बेस्ड है, बेसिक उसका वही है। तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा, और जो मैं कहती हूँ कि मैं स्लो पेस से चल रही हूँ, धीरे धीरे करके बच्चों की ग्रास्पिंग स्पीड एक मॉडरेट रहे, उसको फॉलो करते हुए मैं अपने कंटेंट के वीडियोस तैयार करती जा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा सीक्वेंस, मेरा पेस पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और आज का वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक कर दीजिए। थैंक यू।